गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जेई मेंस के लिए हमारे पास 25 डेज अभी बच रहे हैं और इनको मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करना है ये हम इन क्लासेस में देखेंगे। और कोशिश ये करेंगे कि जितनी नॉलेज हमें है उतनी नॉलेज के बेसिस पे हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। फाइन। मैं पूरे सेशन को दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगा। एक पार्ट में मैं आपको यह बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और दूसरे पार्ट्स में उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके जो लेटेस्ट क्वेश्चंस जेई मेंस में जो 2020 में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा काइनेमैटिक्स। ठीक है, सबका काफी कंट्रोल होता है, पहला चैप्टर होता है, सब लोगों ने काफी चीजें इसके बारे में पढ़ी हुई होती हैं, तो काइनेमैटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। फाइन। तो अगर आप काइनेमैटिक्स में देखें तो हमारे पास कुछ क्वांटिटीज रहती हैं जिनमें से ओके वेक्टर एस आप सबको पता है, ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। फिर हमारे पास है वेलोसिटी। ओके, और हमारे पास है एक्सेलरेशन। हाँ, क्लास 9 से आप इन सब चीजों को पढ़ते आए हैं। और एक हमारे पास है टाइम। ठीक, अब अगर हम आपसे बात करें किसकी, वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के लिए मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज ds बाई dt। ये सभी को पता है। इसी तरह से अगर मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखूं तो वो मेरे पास हो जाएगा dv बाई dt। फाइन। हाँ, लेकिन एक फॉर्मूला जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो फॉर्मूला यहीं पे एक्सेलरेशन का यूज होगा, दैट इज v dv बाई ds। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा यूज में आएगा बेटा। दिस v dv बाई ds, दिस इज एक्सेलरेशन। चेन रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, वहां से ये फॉर्मूला आ जाता है। ओके, और अगर आप इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन वाले हो गए, अगर आप इंटीग्रेशन के टर्म्स में देखा जाए तो आप s को लिखेंगे इंटीग्रेशन v dt। फाइन। इसी तरह से आप वेलोसिटी के लिए, या आप ऐसे लिख लीजिए इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। फाइन। और इसी तरह से आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a ds। ये तीन फॉर्मूले आपके बहुत काम आने हैं। अब जरा सी देखिएगा, जब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, सब मैथ्स वाले होंगे, तो बेटा हमें पता है कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्लोप। तो ये आपका हो गया स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी कहां से मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से। इसी तरह से एक्सेलरेशन आपको मिलेगा स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। एक तो ये आया। अब समझिएगा इसका यूज कहां आएगा। ये है आपका वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ वीएस ग्राफ। ये एक नई चीज शायद आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पढ़ी हो, बट हाँ, ये है आपका, कई बार अगर आपको ग्राफ कौन सा दिया हो, वीएस ग्राफ दिया हो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। वीटी ग्राफ तो ठीक है, बट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर आपको दिया हो तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज में आएगा। फाइन। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, और नोट हो जाए तो मुझे बता दीजिए। किसी को कहीं पे कोई डाउट आ रहा हो तो वो पूछ सकता है। ओके, अब देखें जरा नेक्स्ट पार्ट जो है, उसमें अगर हम स्पेशल कंडीशन लें, वैसे तो जनरल आपके इक्वेशंस बन सकती है, बट कई बार आपको एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट दिया होता है, और ये हम क्लास 9 से करते आ रहे हैं। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है
तो बेटा हमारी इक्वेशंस v इज इक्वल टू u प्लस एटी, मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, आप इसे 2D 3D हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और लास्ट इक्वेशन ये आपकी स्केलर इक्वेशन होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a डॉट s। ये तीन इक्वेशन, और इसके अलावा एक इक्वेशन आपने और जरूर पढ़ी होगी, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, sn, दैट इज u प्लस a बाय 2n माइनस 1। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। तो इनका बहुत यूज आएगा, तो ये इक्वेशंस आपको पता है, और ध्यान रखिएगा ये तभी वैलिड है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं दिया तो फिर कैलकुलस यूज होगी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को आप यूज करके उनको सॉल्व करेंगे। फाइन, ओके। इसके बाद फिर से देखिए, इनमें से काफी चीजें इक्वेशंस जैसे ये थी, वेक्टर फॉर्म में नहीं, बट आपने 9th में पढ़ना शुरू कर दी। अब एक और चीज है, जब आप किसी बॉल को u स्पीड से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा? 0। ये आपकी जो हाइट होती है ये आपकी कहलाती है h max। फाइन, सीधा सीधा h max का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये आपका होता है u स्क्वायर बाय 2g। कई लोगों को याद भी होगा, वेरी गुड। h max इज u स्क्वायर बाय 2g। वहां पे इतना टाइम नहीं है कि आप वो फॉर्मूला पूरा लिखेंगे और फिर डिराइव करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो ऊपर जाने का टाइम है, टाइम टू गो अप, दैट इज u बाय g, आप इक्वेशन में रख के देख सकते हैं। और जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। कंडीशन क्या है? इफ नो एयर ड्रैग। और जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए तब तक आपको एयर ड्रैग कंसिडर नहीं करना है। फाइन, तो दो फॉर्मूले आपके ये हो गए, बिल्कुल इन्हें नोट कीजिए, आराम से नोट कीजिए। ये दो फॉर्मूले हो गए आपके। अगर आपने किसी बॉल को u स्पीड से, या पार्टिकल को भी आप फेंक सकते हैं, u स्पीड से ऊपर फेंका है, मैक्सिमम हाइट पे जाने का जो टाइम है वो है u बाय जी, और मैक्सिमम हाइट जो है वो है u स्क्वायर बाय 2g। फाइन, इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, जब आप किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं फ्रॉम हाइट h। क्लियर है? तो यहां पर जब ये पार्टिकल ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा होगा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सबको याद होगी ये इक्वेशन। तो यहां से आपकी वेलोसिटी आ जाती है अंडर रूट 2gh। एक तो ये फॉर्मूला काम में आएगा, और दूसरा बेटा h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, बिकॉज u 0 है आपका। तो यहां से आपका जो टाइम आ जाता है वो आपका आ जाता है अंडर रूट 2h बाई जी। इनमें से काफी फॉर्मूले आपको क्लास 9 से याद होंगे, ठीक है। ओके, बिल्कुल इनको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वापस अगर आप देखें तो बेटा, अगर आप इसे डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, एस को डिस्प्लेसमेंट, तो इंटीग्रेशन वी डी टी, यानी ये आपका हो गया एरिया अंडर वीटी ग्राफ। सबने मैथ्स में भी पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। तो ये आपका एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। इंटीग्रेशन डीवी अगर आप करेंगे तो ये आपका हो जाता है एरिया अंडर एटी ग्राफ। और प्लीज ध्यान रखिएगा, ये आपको वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी बताता है। यहां पे खूब गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स, चेंज इन वेलोसिटी। ये एक्चुअली आपका v माइनस यू आएगा बेटा। जब आप लिमिट्स रखेंगे तो यहां पर u से v लिमिट रखेंगे, 0 से t यहां पे आएगा, ठीक है। तो एरिया अंडर 80 ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। फाइन, और ये देखिए यहां पे आपका आ गया
अगर आप इंटीग्रेशन v dv करेंगे तो ये आपका v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 ये वाला टर्म आएगा। इसको इंटीग्रेट करके u से v आपकी लिमिट आएगी और ये आपका आ गया एरिया अंडर एस ग्राफ। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कई बार आपको दे दिया जाएगा। तो फिर से आपसे कहना चाहूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस पे जनरली आपको क्वेश्चन कंपटीशंस में मिलते हैं, ये एक्सेलरेशन v dv बाई ds पे। यस, बिल्कुल नोट कीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो मान लीजिए मेरे पास ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, ठीक, और मेरे पास n की वैल्यू सपोज 1 है। तो ये आपको पता है लीनियर ग्राफ हो जाएगा। तो इस ग्राफ को हम, हाँ जी, y इज प्रोपोर्शनल टू x ग्राफ जो है वो आपका लीनियर ग्राफ आएगा और ये इस तरह से आपकी लाइन बन जाएगी। ये मेरा है n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब बिल्कुल सीधा सीधा सा रिलेशन है। अगर मैं आपसे कहूं y इज प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर हाफ, यानी मेरा जो n है दैट इज लेस देन 1, या मैं आपसे कह सकता हूं y इज प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, x स्क्वायर, 1.1, कुछ भी कह सकता हूं। समझ में आया? तो कई बार आपको यह ध्यान होना चाहिए कि जब आपकी n इंक्रीज होगी तो आपका ग्राफ इस तरह से मुड़ेगा और जब आपकी n डिक्रीज होगी तो आपका ग्राफ इस तरह से मुड़ेगा, ठीक है। ये n है लेस देन 1 और ये n है ग्रेटर देन 1। 3 ग्राफ याद कर लीजिए, ये 1 2 3 या ABC लिख लीजिए, ABC, ठीक है। ये बहुत काम में आएगा। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आप सबको पता है बेटा, जब हम क्वेश्चंस करते थे तो y जैसे s इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी, इस तरह से कोई इक्वेशन दी हुई है आपको, तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि मेरा ग्राफ कैसे बन रहा होगा। अब बेटा कई बार एक और कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो पार्टिकल है उसका पाथ लीनियर है, हाँ, तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, सर्कुलर मोशन है या पैराबोलिक है, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा एक रूल है, बहुत आसान सा है, लिखिए केस 1 जो है आपका, या ए लिख लीजिए, इफ u इज इक्वल टू 0 एंड एक्सेलरेशन a इज कांस्टेंट। अगर आपको कभी भी ऐसा मिला तो आपका मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ये समझ में आया? हाँ, जिधर एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी, और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर आपकी सेम डायरेक्शन में है तो आपके पास मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट लिख लीजिएगा, इफ u नॉट इक्वल टू 0 एंड डायरेक्शन ऑफ u इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ e। ये डायरेक्शन है बेटा, यूनिट वेक्टर है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर दोनों के यूनिट वेक्टर सेम हैं तब भी आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। 1D मोशन जिसे आप कहते थे, ये होगा बेटा, ठीक है। ओके, अब सेकंड केस जो इंपॉर्टेंट आपके उसमें आएगा, देखिए ये तीनों चीजें आपको जब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, काइनेमेटिक्स पढ़ी थी, तो ये तीनों चीजें एक साथ आई थी। इसके बाद आया था इफ a इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके, जस्ट अ मोमेंट, ये लीजिए, नोट कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल आराम से नोट कीजिए। तो मैं आपसे कह रहा था इफ a इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर आपके पास a कांस्टेंट, अब कांस्टेंट a कांस्टेंट में एक चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, वेक्टर कांस्टेंट का है मैंने
तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रिमेन सेम। ये होना चाहिए, तभी आप एक्सेलरेशन कांस्टेंट कहेंगे। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, जैसे सर्कुलर मोशन में होता है, अभी बताता हूं उसके बारे में। तो सर्कुलर मोशन की जब आप बात करेंगे तो वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक। ओके, इफ ए इज कांस्टेंट एंड u is making any angle other than 0 डिग्री और 180 डिग्री, अगर ऐसा है बेटा। अब इसको समझ लीजिए, मान लीजिए मैंने कहा ये मेरे पास u है और ये मेरे पास a है और a मेरा कांस्टेंट है, तो बेटा हमारा मोशन जो होगा या पाथ जो होगा वो हमेशा पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक पाथ। समझ में आएगा? ए हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और यू ऐसा एंगल बना रहा है जो 0 और 180 नहीं है एक्सेलरेशन के साथ। हाँ, यहां पे लिख लीजिए विद एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। तो तीन ही चीजें आपसे जनरली पूछी जाती हैं, या तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, या पैराबोलिक होगा, या थर्ड आएगा सर्कुलर। और सर्कुलर में आपको पता है, ठीक, इफ velocity is always perpendicular, velocity is always perpendicular to acceleration, velocity is always perpendicular to acceleration, अगर ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो आंख बंद करके कह दीजिएगा कि भाई ये क्या है, सर्कुलर मोशन। फाइन। हाँ, सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा और, वैसे तो सर्कुलर मोशन अपने आप में बड़ा चैप्टर है, बट एक छोटी सी चीज यहां पे और आपको बता दूं कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक, और सपोज ये रेडियस है r, स्टार्टिंग पॉइंट हमने यहां पे ले लिया, कुछ टाइम के बाद ओके ये हमारे पास ओमेगा टी, हाँ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टाइम टी के बाद ये हमारा एंगल बन गया, ठीक है। ओके, ये रेडियस r गिवन है तो ये भी r होगा। अब देखिएगा इसके कोऑर्डिनेट्स x, y, सेंटर को मैंने ओरिजिन मान लिया। ओके, तो आप मुझे बता सकते हैं ये मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का, ये पॉइंट P ले रहा हूं, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? ये आपका होता है बेटा r cos ओमेगा t i कैप। देखिए ये वेक्टर एक बार आपको दिखा दूं, यहां पे ये हाइलाइटर से मैंने दिखाया, ये r cos ओमेगा t बना i कैप, ओके, प्लस r sin ओमेगा t j कैप, ये आपका पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। और इस पे अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, तो ये आपका आ जाएगा, डिफरेंशिएट कीजिए, r d cos ओमेगा t, तो इसको जब आप करेंगे तो ये आपका जाएगा ओमेगा विद माइनस साइन साइन ओमेगा t i कैप प्लस r ओमेगा cos ओमेगा t j कैप, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन आपका क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos ओमेगा t i कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर r साइन ओमेगा t j कैप। यानी आपका एक्सेलरेशन जो है ये आपका आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर r, ठीक। माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन जो है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। क्लियर?
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसे आप कहते हैं। तो सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन आपको चाहिए होता है जो सेंटर की ओर पॉइंट करेगा। अब इससे रिलेटेड जो फोर्स के क्वेश्चन है वो बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं किसकी, उन क्वेश्चंस की जो इसमें मोशन पूछा जा रहा है। ओके, अब देखिए एक पॉइंट और आपको मैं बताना चाहता हूं, नोट हो गया था ना, और वो पूछा जाता है बेटा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं एक पार्टिकल है ए और दूसरा पार्टिकल है बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ऐसे लिखा जाता है इसको, चाहे तो लिख लीजिए। हाँ, सबको याद ही होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आपका जो ऑब्जर्वर है वो बी है और किसे ऑब्जर्व कर रहा है, ए को, तो ए हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, ये फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इस पे स्ट्रेट क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होगा क्वेश्चन में, खाली इफ ओनली वेलोसिटी इज मेंशन्ड। अब ये सारी चीजें सबको याद है और मैं आपको सिर्फ इतना दिखाऊंगा बेटा कि इतनी चीजों से, केवल इतनी चीजों से 2020 में जेई मेंस के जितने भी काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस आए वो सिर्फ इतनी चीजों से हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2021 के भी सारे सॉल्व हो जाएंगे, बट हाँ, इतने से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ ओनली वेलोसिटी इज मेंशन्ड, दैट मींस velocity with respect to ground। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। खाली वेलोसिटी आपसे कह दिया कि 10 मीटर पर सेकंड से x चल रहे हैं, तो वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जेई मींस 2020, हाँ मैं लिख भी दे रहा हूं बेटा, भाई मैंने नहीं बनाया। हाँ, द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकेंड। अब आपको पता है यूटी ग्राफ आपको दिया हुआ बेटा, ओके, बिल्कुल सही बात है आपकी। यहां पे आपने इस तरह से इसे, ये एरिया निकालना है और जरा सी जल्दीबाजी आप करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। हलवा क्वेश्चन जरूर है। ये एरिया बेटा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट की जब आप बात करेंगे तो हाफ इंटू कितना आ गया, 5 इंटू 8, और ये आपका 20 मीटर इसका आंसर है बेटा। तो यहां पे आपको 20 मीटर फिल करना था एंड यू विल गेट 4 मार्क्स। क्लास 9th का क्वेश्चन था ये। हाँ, 9th में किए होंगे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने। The velocity and time graph of a body in a straight line motion is shown in the figure. The point S is at 4.333 seconds. ये देखिए, ये वाला पॉइंट जो है इसका टाइम आपको दिया गया है 4.333 सेकेंड। इसका मतलब बेटा कैलकुलेशन ईज करने के लिए हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फ्रैक्शन में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये शायद 13/3 लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी, तो ये 13/3 सेकेंड आप इसको लिख लीजिए, ये 4.333 हो गया।
तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो हमने पढ़ा था जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते थे तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेते थे, लेकिन जब हम डिस्टेंस निकालते थे तो हम सबको पॉजिटिव लिया करते थे। तो टोटल एरिया हमें निकालना है, यस, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, सबको पॉजिटिव लेना है। ठीक, तो शुरू हो जाते हैं। एरिया, टोटल एरिया। अब अगर मैं इसे 1 कह लूं और इसे 2 कह लूं, तो मैं इसे एरिया 1 और एरिया 2 करके लिख दे रहा हूं। आप टाइम भी देख सकते हैं कितना लगेगा। एरिया 1 की अगर आप बात करेंगे तो एक ट्रेपीजियम बन रहा है, तो हाफ 13/3 प्लस अगर आप इसको देखें तो ये 2 है, ये 3 है, तो ये 1 है, इनटू हाइट जो है आपकी 4, चेक करते रहिएगा, प्लस यहां पे आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल जो बन रहा है वो आपका हो गया हाफ, हाइट जो आई वो 2 आई, ये देखिए ये 2 है, और साथ में 6 माइनस 13/3, क्या ऐसे लिख दूं? ओके। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 13 प्लस 3 16, 16 4, ये आपका आ गया 32/3। हाँ, चेक कीजिए, प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 5/3, और टोटल आपने किया तो ये आपका आ गया 37/3। ऐसा कोई आंसर है? बिल्कुल है, 37/3 ये हमारा आंसर आ गया। तो 1 से 1.5 मिनट में बड़े आराम से क्वेश्चन होता है, और कोई ऐसी चीज अभी तक नहीं लगी। ये सब हमने 9th में पढ़ा हुआ बेटा, ये जेई मेंस 2020 के क्वेश्चंस हैं, खुद बनाए हुए नहीं है भाई, आप जाके चेक कर सकते हैं। फाइन, ओके, नोट कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। थर्ड क्वेश्चन है, अ टेनिस बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट h and after freely falling on wooden floor it rebounds and reaches h/2. The velocity versus height of the ball during its motion may be represented graphically by, ठीक है, आपको 4 ग्राफ दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है। ठीक है, ग्राफ किसके बीच दिया हुआ है? वेलोसिटी वर्सेस हाइट एज अ वेलोसिटी। ठीक है, हाँ, वेलोसिटी वाई एक्सिस पे प्लॉट की है और हाइट आपने प्लॉट की है एक्स एक्सिस पे। क्लियर? ओके, चलिए इसको जरा सी ऐसे अगर हम देखें, मान लीजिए एच हाइट से आपने किसी बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है, फाइन फाइन फाइन, और थोड़ी टाइम के बाद ये बेस से एच हाइट पर है। अब मैं एच यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, हाँ वहां कुछ डिफरेंट दिया हुआ है, एक्चुअली ये एच वी है बेटा, ठीक, और यहां मैंने कैपिटल एच ले लिया है। तो आपके पास ये जो डिस्टेंस कवर हुआ ये कितना हो गया? एच माइनस एच, ये समझ में आया? तो इस पॉइंट पर आपकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ये आपकी होगी, आपको बताया था अभी मैंने, √2gh होती है, √2g h माइनस h। क्या ऐसे लिख सकता हूं? सोच लो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, v² इज इक्वल टू 2gh माइनस 2gh एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ऐसे ये लिखा जाएगा बेटा। अब जरा यहां पे देखिए, v की पावर 2 है और h की पावर 1 है, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया भाई कि ये हमारा पैराबोलिक ग्राफ है। ठीक है, तो भाई ये वाला तो उड़ गया, ये तो हो ही नहीं सकता, डी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब बात आई ए बी सी में, ये पैराबोलिक लग रहे हैं, वैसे ए भी नहीं लग रहा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। ठीक है, अब जरा सी सोचते हैं कि भाई करना कैसे, आगे कैसे बढ़ना। ये तो एलिमिनेट कर दिया हमने कि ये वाला तो हो नहीं सकता, स्ट्रेट लाइन वाला तो हो ही नहीं सकता।
क्योंकि हमारा v और h का ग्राफ पैराबोलिक आना चाहिए। आप ग्राफ देख के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक डिफरेंट मेथड बताने जा रहा हूं। देखिए बेटा, आपका g हमेशा कांस्टेंट रहता है जब आप एक फिक्स्ड हाइट से भेजते हैं। ये आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है। और अभी अभी मैंने आपसे कहा था एक्सेलरेशन होता है v dv by dy, कहा था v dv by dy। अब जरा सी समझिएगा, v इंटू dv by dy कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर आपकी v इंक्रीज करेगी तो dv by dy क्या होनी चाहिए? डिक्रीज करनी चाहिए। तो आपके पास रिलेशन क्या आया? विद इंक्रीज इन वेलोसिटी या स्पीड भी आप कह सकते हैं, dv by dy डिक्रीजेस। ऐसा जिस ग्राफ में होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब जरा सी देखिए, मान लीजिए आप यहां पे बात कर रहे हैं, यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो आपकी स्लोप इंक्रीज हो रही है ना। अगर आप यहां पे देखें, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है, स्लोप भी डिक्रीज कर रही है। ये समझ में आ रहा है बेटा? यहां पर स्लोप ज्यादा है, ये स्लोप ज्यादा है और ये स्लोप कम है, तो वेलोसिटी डिक्रीज करने के साथ स्लोप डिक्रीज कर रही है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। अच्छा, यहां पे देखिए, ये वाला तो वैसे ही नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज ये कहता है एच पे वेलोसिटी जीरो और जीरो पे, ग्राउंड पे आके भी वेलोसिटी जीरो, ग्राउंड पे आके वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। बचा कौन? ये आंसर है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बाकी आप बिल्कुल इस ग्राफ को अगर आप समझ जाते हैं तो ये आपका ग्राफ हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट माइनस 2gx। यस, ये पैराबोलिक ग्राफ है, चेक कर लीजिए, वही ग्राफ आएगा। ये इस तरह से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो इलेक्ट्रो का क्वेश्चन आ गया। नहीं बेटा, इफ देयर इज नो अदर फोर्स ऑन द पार्टिकल, द डिपेंडेंस ऑफ इज स्पीड ऑन द डिस्टेंस x ट्रेवल्ड बाय इट इज करेक्टली गिवन बाय, ठीक है। तो ये vx ग्राफ ही है, इसलिए मैंने इसको काइनेमेटिक्स में ले लिया। ओके, अब आपको गिवन क्या क्या है जरा देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दी है? कांस्टेंट, ठीक है। यू आपको दिया हुआ है, जीरो दिया है। हाँ, ये रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ आपको। ओके, और चार्ज क्यू है, तो आप सबको पता है F इज इक्वल टू क्यू ई, तो आपका एक्सेलरेशन जो हो गया वो आ गया क्यू ई बाय एम। ये आपका एक्सेलरेशन हो गया बेटा, ठीक है। ओके, और आपको रिलेशन निकालना है v वर्सेस x, v वर्सेस x। अब अगर आपको थोड़ा सा ना वर्क पावर एनर्जी की याद हो, तो वहां पर हमने किया था वर्क डन। हाँ, वैसे भी आप देख सकते हैं बेटा, ये आपका कांस्टेंट भी हो गया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, उसको ऐसे कर लीजिए। चलिए, वर्क डन वाली चीज छोड़िए, अभी आपने पढ़ा नहीं तो छोड़िए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैंने आपसे कहा था कि हमारा इक्वेशन लग जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये लग जाएगी। s की जगह मैं यहां पे लिख देता हूं x, बिकॉज मुझे डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में दिया हुआ है। ओके, u मेरे पास जीरो है, तो सीधे सीधे v स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो प्लस 2q e बाय m इंटू एक्स, ये मेरी इक्वेशन आ गई बेटा। ओके, अब ये इक्वेशन आई तो ये क्या बना, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2q e बाय m। ये सब कांस्टेंट है, चार्ज q कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, और ये x, ठीक है जी। चलिए, अब देखिए यहां पे v इज प्रोपोर्शनल टू रूट x आ गया।
v इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स। अगर x 1 होता तो बेटा ये सीधे निकल जाता, ये नीचे की ओर घूम रहा है, यही वाला ग्राफ होना चाहिए। ये ग्राफ हो नहीं सकता है, पैराबोला ही नहीं है। ये वाला हो सकता था, लेकिन इस केस में n ग्रेटर देन 1 था, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा तो x n हाफ आया है, ठीक, और स्ट्रेट लाइन हो नहीं सकता। तो Vx ग्राफ इस वे में आप निकाल सकते हैं। आप इसे वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते थे। आप काइनेटिक एनर्जी निकालिए, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, वहां से भी यही रिलेशनशिप आ जाएगी। देखिए कैसे, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन आपका हो जाएगा QE, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही इक्वेशन बनेगी। v² इज इक्वल टू 2QE बाय m इंटू एक्स। आपके ऊपर है, क्योंकि अभी मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं बताया था, इसलिए मैं उसको यूज नहीं करना चाह रहा था। तो ऐसा नहीं कि आपको सारी चीजें हो, आप जितनी चीजें आपको पता है आप उन्हीं से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, बिल्कुल। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। A small point mass carrying some positive charge on it is released from the edge of a table. तो आपके पास एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल पे आपने एक पार्टिकल लिया और इसको आपने यहाँ पे रिलीज करना है, ठीक है। अब पहले बात करते हैं भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो क्या होता भाई। इसको आपने यहाँ से रिलीज किया तो ये mg फोर्स इस पे लगने लगता और ये नीचे गिरने लगता, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बात यह है कि इसमें मास भी है और इसमें चार्ज भी है, और साथ में उन्होंने कहा है देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है, और साथ में आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये समझिएगा बेटा, ये आपका वाई पॉजिटिव डाउनवर्ड दिखाया है इन्होंने। ये एरो का मतलब होता है ये साइड पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां पे वाई ऊपर पॉजिटिव नहीं लेना है, वाई नीचे की ओर पॉजिटिव है, ठीक है, ओके। Which of the following option then correctly describe the trajectory of mass? अब trajectory of mass के लिए मैंने आपसे क्या कहा था भाई, हमें यह देखना है कि U और A क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, किसी एंगल पे है या नहीं, ठीक है। तो अब स्मॉल पॉइंट मास कैरिंग सम पॉजिटिव चार्ज इज रिलीज फ्रॉम द एज, यानी U तो मेरे पास बेटा 0 आ गया। अब बात आई एक्सेलरेशन की। तो जब आप इस पार्टिकल को देखेंगे, यहां पे कोई पार्टिकल है तो इस पे एक फोर्स तो लगेगा mg, ओके। इसे मैं जे कैप लिख रहा हूं बेटा, प्लीज ध्यान रखिएगा, मैं माइनस जे कैप नहीं लिख रहा हूं क्योंकि नीचे की साइड पॉजिटिव दी हुई है। और एक मेरे पास ये आ गया, दैट इज QE आई कैप। ये समझ में आया। तो एक्सेलरेशन हो गया फोर्स अपॉन मास, और ये मेरा आ गया बेटा QE आई कैप प्लस mg जे कैप डिवाइडेड बाय m। अब जरा इसको देखें, QE बाय m आई कैप प्लस m तो नहीं, m तो कैंसिल हो गया, g जे कैप, ठीक है। ये मेरा एक्सेलरेशन आया। आप में से कोई मुझे बता सकता है ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? आराम से सोच के बताइए। हाँ, कहीं ना कहीं मेंशन किया हुआ देखिए, E यूनिफॉर्म है। जैसे ही E यूनिफॉर्म है, बिल्कुल सही बात, ये आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और एक्चुअल में ये नेट फोर्स आपका इधर लग रहा होगा। तो अब आप जल्दी से मुझे बता दीजिए, U 0 है और A कांस्टेंट है, क्या कहा था हमने, पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। क्लियर? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है बेटा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। अब अगर स्ट्रेट लाइन पाथ होगा तो भाई एक ही है और उसको आप टिक लगा दीजिए, कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं। तो भाई ये तो हो नहीं सकते। देख रहे हैं आप, पहले क्वेश्चन में कर्व आया था, दूसरे वही उसी टाइप का क्वेश्चन बनाया, लेकिन
चीजें जो पूछी यहां देखिए, y और x के बीच रिलेशन पूछा है। ओके, एक और देखते हैं, ये भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का है। A particle is moving unidirectionally on a horizontal plane under the action of a constant power supplying energy source. The displacement time graph that describes the motion of the particle. Okay, ST ग्राफ आपको बताना है, यानी आपको S और T के बीच रिलेशन चाहिए, ठीक है। और आपको गिवन क्या है, ये बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कांस्टेंट पावर। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास, अगर आपको याद हो, पावर हमारे पास था dw/dt, है ना, ये सबको याद होगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो वर्क डन मेरा pt हो जाएगा, बिकॉज p इज कांस्टेंट। t टाइम में p अगर कांस्टेंट है, अदरवाइज तो इंटीग्रेशन p dt होना चाहिए था। फाइन, ओके, तो w इज इक्वल टू pt, ये मेरे पास आ चुका है। और अगर मैं यहां पे देखूं तो वर्क डन मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ mv² इज इक्वल टू pt। तो यहां से मेरे को v मिल गया बेटा, v मेरा मिला 2pt/m का अंडर रूट। चेक कीजिए जरा। हाँ, ये एक्चुअल में कहीं ना कहीं 9th में हमने किया होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम हमने लगाया, ठीक है। यहां से अगर आप देखेंगे तो आपकी वेलोसिटी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर हाफ, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2p/m में इंटीग्रेट करने में आपको मुश्किल होगी तो k t टू द पावर हाफ लिख लो। ओके, यस। अब जब आप बात करेंगे, यहां पे मैं दिखा दे रहा हूं आपको, ds/dt, ds/dt इज इक्वल टू k t टू द पावर हाफ, और ds इज इक्वल टू के टी टू द पावर हाफ dt। तो यहां से आपका s प्रोपोर्शनल आ जाएगा t टू द पावर 3/2 के। चेक कर लीजिए जरा एक बार, इंटीग्रेट करना आता ना सबको। ओके, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। देखिए इसमें दो चीजें मिल गई, एक तो ये मिल गया, पहले आपको ये निकालना है, पहले वेलोसिटी निकाली फिर डिस्प्लेसमेंट निकाला। अब st ग्राफ कैसा होगा जल्दी सोचो भाई। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि t की पावर 3/2 है, 1 तो है नहीं। ओके, बिल्कुल सही। अब आपका आंसर ये भी आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत आसान है, ये सारे क्वेश्चंस 2020 में आए हुए जेई मेंस। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, ठीक है। हाँ, यहां पे आपको डिस्टेंस x दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपके लिए। The distance x covered by a particle in one dimensional motion varies with time t as x square is equal to at square plus bt plus c. If the acceleration of the particle depends on x as x to the power minus n, where n is an integer, the value of n is. Okay, अब एक चीज, कुछ भी हो, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको मिलते हैं, देखिए अगर ये x इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस bt प्लस सी होता तो आप कहते क्या हलवा क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने सारा गेम यहां कर दिया, ये x स्क्वायर दे दिया आपको। तो अब आपको एक ट्रिक बता दूं, x इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस bt प्लस सी आपको दिया हुआ है बेटा, आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां आपका चेन रूल लगेगा और ये आपका आ जाएगा 2x dx/dt। सबने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ लिया होगा। यहां पे आपका आ जाएगा 2at प्लस बी, किसी को डाउट तो नहीं है? अच्छा, dx/dt क्या होता है? v। तो आपके पास एक रिलेशन आ गया 2xv इज इक्वल टू 2at प्लस बी। हाँ जी, एक तो ये रिलेशन आ गया, इसको मैं इक्वेशन 1 कह दे रहा हूं, ठीक है। अब यार हमें निकालना क्या है भाई?
हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब एक्सेलरेशन कैसे आएगा? डीवी बाई डी टी चाहिए। तो क्या कीजिए, इसको, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा, एक्स और वी दोनों वेरिएबल हैं आपके पास। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे आपको मिलेगा 2x dv बाई डी टी। ठीक है जी? हाँ, प्लस, ओहो कहां भाग गया, प्लस 2v dx बाई डी टी, प्रोडक्ट रूल। ओके, दैट इज इक्वल टू 2a। b तो कांस्टेंट है। हाँ, इसमें एक अभी और बताऊंगा आपको कि स्टूडेंट से कई बार गलतियां क्या होती हैं। बेटा ये जो a है ना, ये कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब जब आप एक्सेलरेशन लिखेंगे तो आपको कुछ अलग लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप ए को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या है आपके पास, 2x, यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्सेलरेशन, वेक्टर लिख दिया मैंने, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्लस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, कुछ ऐसा आ रहा है क्या? अच्छा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास एक रिलेशन आ गया, एक्स ए इज इक्वल टू ए माइनस वी स्क्वायर। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये आपका जो ए है ये एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट है। ठीक है जी? ओके, अब ये रिलेशन में हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वी। एक्स भी है यहां पे, बट वी आ गया। तो यहां से v को अगर हम रख दें, v इज इक्वल टू 2at प्लस b अपॉन 2x, ऐसा आ रहा है क्या? इसको उठा के यहां रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए x एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a माइनस 2at प्लस b अपॉन 2x का होल स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? इस वैल्यू को मैंने यहां पे रख दिया है v में। चलिए ओके, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको सॉल्व करके क्या मिलता है जरा देखते हैं। एक्स ए इज इक्वल टू, ओके, नीचे मेरे पास आ रहा है बेटा 4x स्क्वायर, और यहां मेरे पास आ जाएगा 4ax स्क्वायर माइनस, इसको स्क्वायर कर दीजिए, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, और प्लस 4ab, कुछ ऐसा आ रहा है, देखिए खुद से कीजिए, खुद से कीजिए। अच्छा, अगर मैं एक्सेलरेशन ए को देखूं तो ये मेरे पास आ गया 4a। अच्छा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो मुझे दी हुई है यार, एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है? ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ऐसे दिया हुआ है, अपॉन यहां मैं 4x क्यूब ही रख रहा हूं क्योंकि मुझे x टू द पावर माइनस एन फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और ये मैं रख रहा हूं माइनस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ab। ओके, जरा देखिए, 4a स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, 4ab और 4ab कैंसिल हो गया। आपका एक्सेलरेशन आ गया प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर माइनस 3। और क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया था? x टू द पावर माइनस n, दैट मींस n की वैल्यू है 3। ओके, तो इस तरह से ये थोड़ा सा, हाँ, रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन था। बहुत सारी चीजें इधर उधर वैल्यू डालनी थी, सीधा सीधा नहीं था जैसे अभी तक के बाकी क्वेश्चंस आपको दिख रहे थे। तो भाई जेई मेंस है, हलवा क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन हाँ बढ़िया क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ऐसा थोड़ी है। तो किसी के पेपर में ये क्वेश्चन आया, किसी के में आसान क्वेश्चन आया, बट हाँ मैंने आपको 13 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चंस बिल्कुल इजी दिखाए थे। अभी आगे भी इजी क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 विद एन इनिशियल वेलोसिटी 3 i cap and moves in the xy plane with a constant acceleration 6 i cap plus 4 j cap meter per second square. Okay, ये acceleration आपको दिया हुआ है. The coordinate of the particle at the instant when its y coordinate is 32 meter is d meter. Find the value of d. Okay. तो बेटा यहाँ पे दिया क्या क्या हुआ है आपको? एक तो आपको u दिया हुआ है, u इज इक्वल टू 3 i cap, ये लिख लेते हैं. और आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है 6 i cap प्लस 4 j cap. आपके ऊपर है, आप उसे 2 1D मोशंस में करके करना चाहते हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये मुझे तो दोनों एक साथ लिख के भी कोई मुश्किल नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि इसको कैसे करेंगे. अब बेटा डिस्प्लेसमेंट जो है ना, हाँ डिस्प्लेसमेंट की जब आप बात करेंगे, लेट्स से आफ्टर टाइम t डिस्प्लेसमेंट. अब सबसे पहले आपने चेक किया भाई हमारा एक्सेलरेशन क्या है, ये कांस्टेंट है. और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आंख बंद करके हम लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर. ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 2 डायमेंशनल है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ऐसे लिख दिया मैंने. ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. ये कितना आ गया बेटा? 3 i cap into t plus half 6 6 i cap 6 i cap plus 4 j cap t स्क्वायर. ओके, तो यहां पे आप देखेंगे ये आपका आ जाएगा 3t i cap प्लस ये आपका आ गया बेटा 3t स्क्वायर i cap प्लस 2t स्क्वायर j कैप. क्या ऐसा कुछ आ रहा है? आराम से चेक कीजिए. दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. तो इसमें अगर आप देखेंगे आपका जे कैप में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया है? 2t स्क्वायर. ओके, 2t स्क्वायर की वैल्यू यहां पे इन्होंने दी हुई है 32 मीटर. वाई कोऑर्डिनेट 32 दिया हुआ है. ओके, यस, तो 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 32 आपने लिया, यहां से आपको t मिल गया 4 सेकेंड. और बस इस t को उठा के यहां डाल दीजिए तो आपका d आ गया. हाँ जल्दी से बता दीजिए कितना आया. बिल्कुल सही बात, 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर, और ये आपका 16 3 48 60 मीटर आंसर आ गया. कोई है ऐसा आंसर? हाँ जी बिल्कुल है, ये रहा आपका आंसर 60 मीटर. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई टावर ऑन अ प्लेनेट. हाँ जी, अर्थ नहीं है, कोई और प्लेनेट है, तो जी पूछेंगे शायद. इन द लास्ट हाफ सेकेंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 19 मीटर. ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ द प्लेनेट इज. ओके, तो जरा पहले एक बार विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं. बेटा ये हमने सरफेस बनाई और लेट्स से 100 मीटर हाई, हमने ये 100 मीटर हमारे पास डिस्टेंस था और हमने यहां से एक बॉल को रिलीज कर दिया. यू हमारे पास 0 थी और ये नीचे आके स्ट्राइक की. लेट्स से ये टी टाइम पर स्ट्राइक कर गई. ठीक है, तो आपके पास एक इक्वेशन होगी. अभी अभी मैंने कहा था लेट्स से एक्सेलरेशन इज जी. ओके, जी डैश ले लेते हैं क्योंकि दूसरा प्लेनेट है, हमें पता नहीं, तो कई बार होता है जी लेके 9.8 रख दिया. तो यहां पे हम रख देते हैं, एक इक्वेशन हमारे पास आ गई 100 इज इक्वल टू हाफ जी डैश टी स्क्वायर. ओके, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास हमने ये बना ली, 100 इज इक्वल टू हाफ जी डैश टी स्क्वायर. ये कहां से आई हमारे पास? u हमारे पास 0 है, a हमारा कांस्टेंट है. चलिए अब दूसरी चीज जो उन्होंने दी है, दूसरी इक्वेशन जो हमें बनानी है,
वो है क्योंकि हमारे पास जी डैश और टाइम दोनों ही नहीं गिवन है, तो दो इक्वेशन हमें चाहिएंगी सॉल्व करने के लिए। तो दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी? उन्होंने कहा भाई लास्ट हाफ सेकंड में, ओके 19 मीटर चलता है, ये डिस्टेंस आपको गिवन है 19 मीटर और ये टाइम भी गिवन है हाफ सेकंड। अच्छा, अगर टोटल टाइम टी है तो ये टाइम कितना हो जाएगा? टी माइनस हाफ। अभी मैं बता रहा हूं कि ऐसा मैंने क्यों किया बेटा। ये मैंने इसलिए किया बिकॉज ये डिस्टेंस मुझे पता है, ये डिस्टेंस है मेरा 81 मीटर और मेरी यहां पे स्पीड है 0। ओके, तो मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकता हूं h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ओहो, हाँ, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है बेटा। तो अब इस इक्वेशन पे अगर मैं इस फॉर्मूले को लगाऊं तो देखिए क्या होगा। मेरे पास हाइट है 81, 81 ही तो गिरा ना, ये यहां से लेके यहां तक 81 आया बेटा, ठीक है, ओके। और दैट इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन मेरा जी डैश है, टाइम कितना हो गया? टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर। कुछ समझ आया? तो ये मेरी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब भाई दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का तरीका भी दिखा देता हूं आपको। 100/81 डिवाइड कर दीजिए 1/2। 100/81 इज इक्वल टू हाफ जी डैश कैंसिल हो जाएगा, ये आपका जाएगा टी स्क्वायर बाय टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, इसके बाद भी डिपेंड करता है आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, बट जो मेरा तरीका है, मैं तो चाहूंगा कि आप अंडर रूट ले लो भाई। टी बाय टी माइनस हाफ इज इक्वल टू, और जब भी अंडर रूट लें तो भैया ये ध्यान रखना, प्लस माइनस दो वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो, टी की दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा होगा, ओके। अब यहां से अगर आप देखेंगे टी बाय टी माइनस हाफ, तो दैट इज इक्वल टू 10, एक बार ले लिया हमने प्लस वाला, ओ सॉरी 10/9 प्लस वाला ले लिया, ठीक है। और जब इसको आपने लिया तो ये आपका बना 90 इज इक्वल टू 10t माइनस 5, और यहां से आपने किया तो t इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। चेक करो, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में निकालना क्या था भाई? जी डैश निकालना था, तो इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू 5 रखो। तो g डैश इज इक्वल टू, यहां से मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, ये आपका आ गया 200/t स्क्वायर, t की वैल्यू 5 है तो 200/25, और ये मेरा आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? हाँ, देखिए यहां पर ये था, अगर एक ही आंसर था, एक आंसर आपने लिख दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल। बट यही अगर एडवांस में होता ना तो दूसरा ऑप्शन भी चेक करना पड़ता, और दूसरा ऑप्शन क्या आएगा वो दिखा देता हूं आपको। ये आपका आएगा टी बाय टी माइनस हाफ इज इक्वल टू, आप रख लेंगे -10/9, तो ये आपका हो जाएगा, ओके, -90 कर लेते हैं इसे, और यहाँ पे 10t माइनस 5, खुद से चेक कर लीजिए इसको। तो यहां से आपका ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 19t, अरे बाप रे, t इज इक्वल टू 5/19, कुछ ऐसा आ रहा है, ओके। और g डैश हमारे पास आया है 200/t स्क्वायर, तो इसको अगर मैं करूं तो 200/t स्क्वायर मेरा हो गया 25 इंटू 19 स्क्वायर, 25 से ये गया 8, ओके। अब ये तो भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, 19 का स्क्वायर 371 इंटू 8, 371 इंटू 8, ये आपका आ गया 2888। क्या ये आ रहा है? चेक कर लो एक बार। हाँ जी, दो कंडीशन इसकी सेटिस्फाई करेंगे। ऑल्दो अगर आपने 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर लिखा होता तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, बट हाँ रियलिटी ये है कि इसके दो आंसर आ रहे हैं, एक ये आंसर आएगा और एक ये आंसर आएगा। हाँ, एक क्वेश्चन और देख रहे हैं बेटा,
A particle is moving along the x-axis with its coordinate with time t given by xt is equal to 10 plus 8t minus 3t square. Okay, equation दी हुई है हमें. Another particle is moving along the y-axis with its coordinate as a function of time given by yt is equal to 5 minus 8t cube. Okay. T is equal to 1 second पे speed of second particle as measured in the frame of the first. देखिए लैंग्वेज में ज्यादा परेशान किया हुआ है, क्वेश्चन बड़ा आसान सा. ठीक है, अब जरा आप देखिए यहाँ पे एक्स टी आपको गिवन है 10 प्लस 8t माइनस 3t स्क्वायर. अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप आई कैप लिख सकते हैं. तो बेटा आपकी जो वेलोसिटी होगी, इसे मैं फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी कह रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए. हाँ जी, क्या आ गया? ये डिफरेंशिएट करके आ गई 8 माइनस 6t आई कैप. किसी को डाउट हो तो बोल ले. अच्छा जी, यहां पर डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन सेकंड आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 5 माइनस 8t क्यूब, और इसको मैं जे कैप लिख ले रहा हूं क्योंकि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो अब आप इसको देखेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी मिल जाएगी सेकंड पार्टिकल की, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 24t स्क्वायर जे कैप. किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है? सिंपल सा है ना. अच्छा, आपको दिया हुआ है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. देखिए मेरे पास आंसर आ गया एक. हाँ बिल्कुल ठीक बेटा. t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे अगर आप देखेंगे तो v1 आपकी आ गई 2 आई कैप और v2 आपकी आ गई, हाँ 1 सेकेंड पे 24 जे कैप. ठीक है, और आपसे कहा क्या गया है? ओके, माइनस है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. ये लीजिए, माइनस लिख दिया मैंने. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. तो ये माइनस 24 जे कैप आ गई. ओके, नो प्रॉब्लम. अब आपको निकालना क्या है भाई? वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू 1, ये निकालनी है. तो भाई कितनी हो जाएगी? v2 माइनस v1, ये तो बताया अभी आपको. तो v2 माइनस v1 कितना हो गया? माइनस 24 जे कैप माइनस 2 आई कैप. अब यार पूछा है स्पीड, तो इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे. जल्दी से बताओ क्या? अंडर रूट 24 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. ठीक है जी. 24 का स्क्वायर क्या होता है? हाँ जी 576, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये अंडर रूट 580 आ गया. ये वेलोसिटी है, स्पीड आई. अच्छा, अब इन्होंने पूछा क्या है? ओहो 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 भाई, इन्होंने वेलोसिटी ये जो दी हुई है, रूट भी दी हुई है. तो रूट v इज इक्वल टू रूट 580, ये आपने रख दिया. तो v की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 580. v मीटर पर सेकंड में नहीं होना चाहिए यार, ये v जो है आपका, हाँ ये अंडर रूट में होना चाहिए. ठीक है ना. हाँ, रूट v मीटर पर सेकंड में, क्योंकि स्पीड को रूट v लिखा ना उन्होंने, तो ये रूट v स्पीड नहीं है, रूट v स्पीड है. ये ऐसा होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स सच दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज cos ओमेगा. ओके, ये t होगा बेटा. cos ओमेगा t आई कैप प्लस साइन ओमेगा t जे कैप. ये आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है, where omega is constant and t is time, then which of the following statement is true for the velocity and acceleration? भाई यार ये तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, ये तो सीधे सीधे है. क्या ये सर्कुलर मोशन दिख रहा है भाई? अभी अभी मैंने आपको दिखाया भी था सर्कुलर मोशन. तो जैसे ही आपको सर्कुलर मोशन दिखा, आपने कहा भाई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो परपेंडिकुलर होंगे. अब जरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं. पहला ऑप्शन देखिए, v is perpendicular to r and acceleration is directed towards the origin.
ये करेक्ट हो गया। चलो बाकी भी देख लेते हैं। V and A both are parallel to R, नहीं भाई, V is perpendicular to R and A is directed away from the origin। सेंट्रीफ्यूगल थोड़ी है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। और V and A are both are perpendicular to R, नहीं भाई ये भी नहीं होता है, बिकॉज हमारा क्या आया था, एक्सेलरेशन इज ओके, एक मिनट, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ऐसे आया था। तो एक्सेलरेशन और पोजीशन वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल आप कह सकते हैं। तो ये अगर आपका पोजीशन वेक्टर आर है तो ये आपका एक्सेलरेशन वेक्टर है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन बना। और एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, ये आपका हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम रेस्ट on the ground vertically upward with constant acceleration g. A food packet is dropped from the helicopter when it is at height h. The time taken by the packet to reach the ground. Okay, तो सबसे पहले भाई अपना ग्राउंड बना लें। ये हमारा ग्राउंड रहा, फाइन, ओके। और जिन्होंने मेरी बुकलेट की हुई है उन्हें पता है कि इस तरह का क्वेश्चन हमारी बुकलेट में भी था। इस तरह के सारे ही क्वेश्चन हमारी बुकलेट में थे। ये बेटा किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी से ऊपर जा रहा है, और कहां तक गया ये एच हाइट तक गया। तो यहां पर इसके पास कुछ इसकी वेलोसिटी मिल गई होगी, इसे हम कह रहे हैं यू। और आप यहां पे लिख सकते हैं u इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ये समझ में आया भाई। अब जी नेट एक्सेलरेशन ऊपर था, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यहां पे आपकी वेलोसिटी 0 थी, तो आपके पास जो यहां पर वेलोसिटी आई वो अंडर रूट 2gh हो गई, ठीक है। अब बेटा ये आपका यहां पर इस वेलोसिटी से जा रहा है, इसमें से अगर कोई पैकेट आप ड्रॉप करेंगे, अब मैं ये पैकेट दिखा रहा हूं आपको, ये पैकेट ऊपर जा रहा है अंडर रूट 2gh की स्पीड से। ये पैकेट ऊपर जाएगा और घूम के इस तरह से ग्राउंड पे आ जाएगा, मतलब एक ही लाइन पे आएगा, मैंने आपको समझाने के लिए अलग दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस के आपको याद हो, इसे ओरिजिन मानते थे। पूछा क्या है, टाइम कितना लगेगा, तो टी टाइम पे यहां पहुंच गया, ये ओरिजिन है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, माइनस एच। एक्सेलरेशन कितना हो गया, माइनस जी, ओके। इनिशियल वेलोसिटी है अंडर रूट 2gh प्लस की, और आपकी इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। बस आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। s की वैल्यू माइनस एच है, u आपको दिया हुआ है अंडर रूट 2gh टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, कुछ इस तरह की इक्वेशन बन रही है। चलिए इसको जरा चेंज करके देखते हैं। ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी जी टी स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2gh टी माइनस 2h। चेक कीजिए जरा एक बार, ये बन रही है इक्वेशन आपकी। हाँ, मेरे हिसाब से तो ये इक्वेशन आ रही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई टाइम पे। और यहां से भाई मैं तो बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहता हूं, मैं सीधे सीधे टी को यहां श्रीधराचार्य लगा दूंगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस बी, यानी 2 अंडर रूट 2gh, ओके, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर करेंगे तो ये मेरा आ गया 8gh, माइनस माइनस प्लस हो गया 8gh। आप खुद से सॉल्व कीजिए, डिवाइडेड बाय 2g। मेरे हिसाब से तो कुछ इस तरह की इक्वेशन मुझे बन रही है। अच्छा, यहां पे मेरा आ गया 2 रूट 2, ओके। रूट जी एच में बाहर ले ले रहा हूं, रूट जी एच बाय जी, इसको बाहर ले ले रहा हूं, तो ये 2 रूट 2 प्लस माइनस यहां पे मेरे पास आ गया, अच्छा ये मेरा आ गया कितना, रूट 16 आ गया, तो रूट 16 तो 4 हो गया बेटा, डिवाइडेड बाय 2। और 2 रूट 2 से बड़ा है तो टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता,
इसका मतलब मेरा जो टाइम आया वो कितना आ गया, 2 + √2, और इसको अगर हम देखें तो ये मेरा आ गया √h/g, कुछ इस तरह का आ रहा है भाई मेरे पास। तो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, ऐसा कुछ है ऑप्शन? अच्छा, ऑप्शन में ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखिए, ये बेटा √2 जो होता है ना, ये 1.414 होता है, तो उन्होंने ये अप्रोक्सीमेशन ले लिया, तो ये आपका टाइम आ गया 3.4 √h/g। और जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये 3.4 सी ऑप्शन जो है, ये आपका करेक्ट है। ओके, तो टाइम जो आया वो 3.4 √h/g। तो सीधे सीधे क्वेश्चंस थे, कोई बहुत हैवी क्वेश्चंस नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन, और इसको भी देख लेते हैं, कहां चले गए भाई। ओके, when a car is at rest its driver sees raindrops falling on it vertically। अच्छा जी, कार रेस्ट पे है और ड्राइवर साहब देख रहे हैं कि रेन ड्रॉप वर्टिकली फॉल कर रही है। ओके, वेरी गुड। तो भाई बना भी देते हैं यार, बाद में काहे को टेंशन लें। ये हमारी वी रेन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। When driving the car with speed v, he sees that the raindrops are coming at an angle of 60 degree। Okay, v स्पीड से ये भाई साहब आगे जाने लग गए, तो इनको रेन कैसे दिखाई देगी? इनको रेन अपनी ओर आती हुई दिखाई देगी। तो जरा देखें एक्चुअल में ये था क्या, मैं आपको दिखा दूं बेटा। ये था वी रेन विद रिस्पेक्ट टू कार था, तो यहां पे हम माइनस वी कैप ले लेंगे या वी कार ले लेंगे, ठीक है। और ये जो आपकी डायरेक्शन आएगी, ये रेड कलर से आपको दिखा रहा हूं, ये जो डायरेक्शन है वर्टिकल के साथ का है, हॉरिजॉन्टल के साथ का। हॉरिजॉन्टल के साथ तो ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं एक एक लाइन के। अच्छा, फिर आगे कुछ और कहानी करा है। ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द स्पीड, भाई इंक्रीज कर दी स्पीड, चलो भाई कर देते हैं। ये हमारे पास वी आर था और इन्होंने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया भाई, ऐसे करके ये और लंबा आ गया। अब आपकी ये वेलोसिटी आ गई और अब उन्होंने कहा कि एंगल आपका 45 डिग्री हो गया। ओके, तो स्पीड क्या दी हुई है, 1 + बीटा टाइम्स वी कार विद अ माइनस साइन। देखिए माइनस से मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए मैंने माइनस लिखा हुआ है। हाँ, अदरवाइज आप इसको सिंपली कैसे करेंगे, आप कहेंगे भाई tan 60 डिग्री, हाँ ये लेंथ बाय ये लेंथ मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा, वी आर बाय वी। चेक कर लो एक बार खुद से। और इसके बाद यहां से आप देखेंगे तो ये आपका जाएगा tan 45 डिग्री, दैट इज वी आर बाय वी 1 + बीटा, ठीक है। 1 + बीटा वी कहिए या वी 1 + बीटा कहिए, बात एक ही है। अच्छा, अब यार डिवाइड कर दो, एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। हमें वी रेन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बीटा चाहिए, बीटा चाहिए ना। तो यार डिवाइड कर दो ना, ये क्या आ गया, √3। ओके, चलो ऐसे लिख लो, वी आर बाय वी, और यहां पे 1 = वी आर बाय वी 1 + बीटा, और इनको डिवाइड कर दो, तो ये आपको मिल गया √3 = 1 + बीटा। क्या ऐसा आ रहा है कुछ? और यहां से बीटा की वैल्यू आपकी आ गई √3 - 1, और √3 आपका होता है 1.73। तो कोई आंसर आपको दिख रहा होगा? बिल्कुल सही बेटा, ये जो आपका 0.73 है, यही आपका आंसर है। क्लियर? तो ये आपके मोशन के क्वेश्चंस, 1D मोशन जिसे आपके, 2D मोशन भी इंक्लूडेड था इसमें, रिलेटिव वेलोसिटी भी थी, ग्राफ भी थे, और केवल जो हमने 15 मिनट के कॉन्सेप्ट्स देखे, सारे क्वेश्चंस उनसे हो रहे थे बेटा।
हाँ, बिल्कुल आपके बात सही है कि प्रोजेक्टाइल अभी हमने डिस्कस नहीं किया। प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस भी अलग हैं, उसके भी कुछ फॉर्मूले थे, बट अगर आप उनको भी यहां से करना चाहें तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही होता है। हाँ, अगर आपको याद हो प्रोजेक्टाइल के कुछ फॉर्मूले तो कुछ क्वेश्चंस बड़ी इजीली आप कर लेते हैं। देखेंगे किसी दिन उन क्वेश्चंस को भी करेंगे। आज के लिए इतना काफी, ठीक है। तो कंसंट्रेट कीजिए जो पॉइंट्स आपको पता है, जो कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, उनको आपको मिनिमम टाइम में कैसे एग्जीक्यूट करना है, प्रैक्टिस उसकी कीजिए जो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उनको नोट कीजिए, एक वन पेजर बनाइए, एक पेज में जितने फॉर्मूले, जैसे मैंने आपको आज कॉन्सेप्ट्स लिखाए, वो सारे एक पेज में होना चाहिए। बेटा इतना बड़ा कोर्स है कि लास्ट दिन अगर आप ये सोचोगे ना, लास्ट दिन के लास्ट 3 दिन भी अगर आप ये सोचोगे कि मैं एक बार पूरा रिवीजन कर लूं, तो बुक देख के ही हालत खराब हो जाएगी। तो आपके पास गिन के 15 या 20 पेज होने चाहिए जिनमें आपके सारी चीजें लिखी हुई होनी चाहिए। उसमें ये नहीं कि आप जो है पूरी कहानियां लिख रहे हैं, नहीं भाई, फॉर्मूला लिखो ना छोटा छोटा। मैंने आपको दिखाया था 10 मिनट में कैसे लिखते हैं, तो 10 मिनट में आपका एक पेज बनता है, पूरे चैप्टर का पेज एक साथ बन जाएगा। मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ग्रुप में आपको वो वन पेजर भी मिल जाएंगे, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा, और ये क्वेश्चंस भी जो 2020 में आए थे। ओके, चलिए फिर आज के लिए काफी है। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, कल मिलते हैं।